प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेसिप्रोकल स्पेस फाइंड आउट करना और फिर ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करना सीखा था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल से कैसे डिफ्रैक्शन होता है, कितने तरह की इंसिडेंट बीम्स हैं जो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन कर सकती हैं, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, न्यूट्रॉन। फिर क्रिस्टल डिफ्रैक्शन का एक लॉ है जिसे हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं, उसको डिराइव करेंगे और फिर थोड़ा सा फोकस करेंगे फ्यूरियर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसे आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अब डिफ्रैक्शन पे आते हैं। डिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। जैसे जो लाइट बीम होती है या कोई भी वेव होता है तो वेव के कई उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी वेव की, और उसमें से ही एक डिफ्रैक्शन भी है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ बीम बाय एनी ऑब्स्टिकल। तो अगर कोई बीम या कोई वेव जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है इन स्ट्रेट डायरेक्शन, और उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और उसी को, या बेंड हो जाती है, उसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो या तो अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो बेंड हो जाएगी, या मान कोई बहुत ही स्मॉल अपर्चर है तो उसमें से वो जब एपर्चर से निकलती है तो वो एक स्प्रेड होती है। अगर कोई एपर्चर होगा तो वो एक एपर्चर से निकल के स्प्रेड होती है, तो इसको भी डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो डिफ्रैक्शन में एक तरह से दो तरह का की इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो बेंडिंग ऑफ बीम बाय एन ऑब्स्टिकल और दूसरा है स्प्रेडिंग आउट ऑफ द बीम बाय एन एपर्चर। अब जैसे हम लोग जनरली जो भी कुछ देखते हैं इस यूनिवर्स में, हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं वो हम लाइट की वजह से देखते हैं। लाइट बीम मतलब कि वो जो कलर वाला स्पेस है, विजिबल जो रीजन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो विजिबल रीजन है उसे हम जनरली आम भाषा में लाइट कहते हैं। अगर उसकी वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो रीजन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो विजिबल लाइट होता है और उसी लाइट की वजह से हम लोग ये सारा कुछ देख पाते हैं। तो अगर ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स उस लाइट के बीच में पड़ते हैं, पर उन ऑब्स्टिकल से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें कुर्सियां रखी हुई हैं, तो हमें ऐसा कोई पैटर्न दिखता नहीं है डिफ्रैक्शन पैटर्न की। लाइट आ रही है और उस कुर्सी, चूंकि वो कुर्सी एक ऑब्स्टिकल है या हम खुद एक ऑब्स्टिकल हैं, तो वो हमसे बेंड हो जाए और बेंड होकर के हमें कोई डिफ्रैक्शन जैसा फेनोमेना नजर आए, तो ऐसा हमें जनरली नहीं दिखता है। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि डिफ्रैक्शन होने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है कि the size of the aperture or obstacle should be of the same order of magnitude as the wavelength of the incident wave। तो जो ऑब्स्टिकल है या जो एपर्चर है जिससे स्प्रेड होती है, या फिर जो ऑब्स्टिकल है जिससे कि वो बेंड हो जाती है, उसकी साइज लगभग उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर का वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ उससे कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन वेवलेंथ अगर बहुत वेवलेंथ कम है और साइज उसकी बहुत ज्यादा बड़ी है ऑब्स्टिकल की, तो ऐसे केस में फिर डिफ्रैक्शन हमें पैटर्न दिखाई नहीं देता है। तो उनका जो दोनों का साइज है, मतलब कि वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ और जो ऑब्स्टिकल का साइज है, वो लगभग एक बराबर का होना चाहिए। तो इसलिए हमें लाइट के से अगर हम एक बहुत ही कोई स्लिट लें, एक पतली सी स्लिट लें, तो ऐसे केस में फिर हमें डिफ्रैक्शन दिखता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमें कुर्सी रखी है और कुर्सी एक ऑब्स्टिकल है तो उससे हमें डिफ्रैक्शन दिखे, तो हमें डिफ्रैक्शन वहां पे नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए डिफ्रैक्शन देखने के लिए जो ऑब्स्टिकल का साइज होता है या जो एपर्चर का साइज होता है, वो लगभग वेवलेंथ के साइज का होना चाहिए, या वेवलेंथ को उससे स्मॉल ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में
एक और भी फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन का कि जो स्प्रेडिंग होती है वो क्यों होती है। स्प्रेडिंग इसलिए होती है कि अगर हम हाइजन प्रिंसिपल को देखें, वेव में अगर हम हाइजन प्रिंसिपल को देखें तो वो एक वेव फ्रंट के टर्म्स में उसे बताते हैं कि लाइट जब मूव करती है तो एक तरह से लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट होता है वो मूव करता है, और वेव फ्रंट पे हर एक जो पॉइंट होता है वो एक तरह से सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो चूंकि वो सेकेंडरी सोर्स है तो इसलिए उससे भी एक तरह का स्प्रेडिंग सा होता है। तो लेकिन अभी हम डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें क्योंकि ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है और आपने ऑप्टिक्स में ही इसे अच्छी तरह पढ़ा होगा। यहाँ पे डिफ्रैक्शन का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो डिफ्रैक्शन होता है वो क्रिस्टल से भी होता है। क्रिस्टल में एटम्स होते हैं और एटम्स एक तरह के ऑब्स्टिकल हैं। तो जब भी क्रिस्टल पे कोई इंसिडेंट बीम आती है और तो उस एटम वो ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करता है और उससे फिर उस बीम का डिफ्रैक्शन होता है, और फिर हम जो डिफ्रैक्टेड वेव देखते हैं उस डिफ्रैक्टेड वेव से हम उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसलिए डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन करने का मतलब कि एटम्स की क्या क्या पोजीशन है, दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, या दो एटम्स जो अलग अलग डायरेक्शन के बीच में हैं तो उनके बीच में किस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है। मींस कंप्लीट जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल के बारे में कि वो किस तरह का यूनिट सेल है, उसके लैटिस पैरामीटर क्या होंगे, इसकी जानकारी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख के मिलती है। इसलिए डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा होता है। डिटरमिन करना है यूजिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम कोई भी बीम नहीं यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कोई भी बीम यूज नहीं की जा सकती है, उसके लिए कुछ अलग तरह की बीम का यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें ये भी समझना है यहाँ पे कि जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी कहा कि जब डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों का ऑर्डर लगभग बराबर होना चाहिए। तो अगर वेवलेंथ कम होगा तो भी वो संभव है। तो इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि टू सी एनी ऑब्जेक्ट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम शुड बी इक्वल और लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि जो इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ होती है वो ऑब्जेक्ट से कम होनी चाहिए या लगभग उसी साइज की होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लाइट से सब कुछ देख रहे हैं तो लाइट की वेवलेंथ जैसे मैंने आपको बताया कि वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसकी वजह से हम 10 सेंटीमीटर की कोई सामग्री है या उससे बड़ी है या 1 मिलीमीटर की है तो उसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम वो 1 मिलीमीटर से कम है, तो हम उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 मिलीमीटर से भी छोटे कोई साइज देखनी चाहें तो हम उसे नेकेड आई से नहीं देख पाते, और तब हम हैंड लेंस का यूज करते हैं या मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं, और वो चीज मैग्नीफाइंग लेंस से बड़ी दिखती है और तब हम फिर उसे देख पाते हैं। और उससे भी कोई छोटी चीज है तो फिर हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होते हैं जो कि 10th 12th या यूजी लेवल में जो माइक्रोस्कोप लैब में अक्सर दिख जाते हैं वो माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, मतलब कि उसमें जो इंसिडेंट बीम होती है वो लाइट ही होती है। तो उसमें भी लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को जो बहुत छोटा है और हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है वो उसको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, और फिर हम उसे देख पाते हैं। तो वो सारा कुछ जो भी होता है वो लाइट की वजह से ही होता है। लेकिन अगर हम और छोटा जाएं, जैसे मान लीजिए अगर हम एटॉमिक ऑर्डर में चले जाएं, एटॉमिक ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स हैं वो फ्यू एंगस्ट्रॉम के होते हैं। जो हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं, एटम्स तो और भी छोटे होते हैं लेकिन जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं जैसे ए बी सी जिसे हम कहते हैं वो फ्यू एंगस्ट्रॉम के होते हैं, 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम 5 एंगस्ट्रॉम, इस तरह इनकी लगभग वैल्यू होती है। तो अगर हमें उसे देखना है तो हम उसे किसी भी हाल में लाइट से नहीं देख सकते हैं। लाइट से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5 एंगस्ट्रॉम का या मान लीजिए 10 एंगस्ट्रॉम का है, लेकिन जो बीम है
जो इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ है वो उससे काफी ज्यादा है, वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें ऐसे बीम का यूज करना पड़ेगा जो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का हो। तो ऐसी बीम कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसी कुछ बीम्स होती हैं जो कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती हैं, और उन्हीं बीम का यूज किया जाता है जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। अब जो ये बात मैंने आपको कही कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वेवलेंथ उसके साइज से छोटा होना चाहिए या उसी ऑर्डर का होना चाहिए, इस बात को अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक रूम है, एक लाइन है किसी रूम में, और उसमें ढेर सारे मान लीजिए ये गड्ढे हैं, ये मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे हैं किसी रास्ते में। और अगर हमारे जो कदम होंगे, मतलब अगर कोई वहां पे चल रहा है, उस सड़क पे अगर कोई चल रहा है, तो उसके कदम अगर बहुत बड़े बड़े होंगे, ये जो वेव है वो एक तरह से उसके कदम है, और अगर कदम मान लीजिए बहुत बड़े बड़े कदम होंगे तो वो यहाँ पे कदम रखेगा तो पहले गड्ढे को तो देखेगा, और फिर अगर उसने एक बड़ा कदम रखा और सीधे यहाँ पहुंच गया, तो फिर वो ये जो बीच के गड्ढे हैं उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है कि वहां गड्ढा था भी कि नहीं था, क्योंकि जो उसके कदम है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और गड्ढा उसकी जो साइज है वो बहुत ही छोटी है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है और वेवलेंथ बहुत ही बड़ा है। तो अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो वो इस स्ट्रक्चर को देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, जैसे यहाँ पे ये वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो या फिर अपने एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि जो कदम है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, अगर छोटे छोटे कदम होंगे तो उसे फिर हर एक गड्ढा दिखाई देगा, और अगर उसके कदम इससे भी छोटे हैं तो भी उसको हर एक गड्ढा दिखाई देगा। इसका मतलब वही हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो वेवलेंथ या तो उसके बराबर होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होना चाहिए, या फिर उससे छोटा होना चाहिए। उससे जितना ही ज्यादा छोटा होगा हम स्ट्रक्चर को उतना ही ज्यादा आसानी से देख सकेंगे या उतने ही एक्यूरेटली हम उसे डिटरमिन कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं कि चूंकि लाइट को यूज नहीं किया जा सकता, लाइट बीम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि लाइट बीम की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम है, और जो इंसिडेंट बीम है उसकी बीम इंसिडेंट बीम का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है मतलब हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम का है। लेकिन कुछ और भी बीम्स हैं, जैसे एक्सरे है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब ऐसी बीम्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। जैसे एक पर्टिकुलर एक्सरे की बात करें, कॉपर एक्सरे की बात करें के अल्फा की, तो वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। उसी तरह से कोई और भी एक्सरे होगा तो उसको भी हम इस रेंज में उसकी वेवलेंथ मिल जाती है। न्यूट्रॉन की बात करें तो उसमें भी 1 एंगस्ट्रॉम रेंज की वेवलेंथ मिलती है, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज, अगर बहुत हाई वोल्टेज पे जाएं तो 0.037 एंगस्ट्रॉम मिलता है। तो इसकी वेवलेंथ चूंकि और भी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और अच्छा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं उनको डिटरमिन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है और इसलिए हमें स्ट्रक्चर और भी अच्छी तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इन तीनों का यूज होता है, एक्सरे का भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का भी कर सकते हैं। अब इनको कैसे यूज किया जाता है अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक्सरे बीम, एक्सरे बीम, न्यूट्रॉन बीम और इलेक्ट्रॉन बीम, इनकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले हम लोग ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन देखते हैं कि ये कौन सा लॉ होता है और ये डिफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, तो मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें ये एम एक प्लेन को शो कर रहा है, एक क्रिस्टल प्लेन है जिसमें ढेर सारे एटम्स होंगे जो पीरियोडिक वे में अरेंज होंगे, और फिर उसके नीचे भी कोई प्लेन होगा, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे दूसरे एटम्स अरेंज होंगे। तो एक प्लेन ये है जिसको एम से दर्शाया गया है, और ये एक दूसरा प्लेन है जिसको स्मॉल एन से दर्शाया गया है।
तो ये किसी एटम पे मान लीजिए एक्सरे बीम या न्यूट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन बीम, कोई भी इंसिडेंट बीम है, वो यहाँ पे अगर पड़ती है तो फिर वो डिफ्रैक्ट होगी, वो इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी। जैसे ये थीटा इस, ये जो एंगल है, नॉर्मली हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट बीम कहते हैं। पर ये जो थीटा है वो इंसिडेंट बीम ना होकर के ये प्लेन और इंसिडेंट बीम के बीच का एंगल है, तो ये एंगल थीटा है, और जो डिफ्रैक्शन होगा वो भी थीटा एंगल पे होगा। तो ये एक डिफ्रैक्टेड बीम है, मतलब एक एटम से अगर पे कोई इंसिडेंट बीम अगर पड़ती है, वो इंसिडेंट बीम एक्सरे भी हो सकती है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो कोई भी बीम है तो वो डिफ्रैक्ट होगी, और वो इस एस बी डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुई। फिर वैसे ही कुछ बीम ऐसे भी होंगी जो कि पेनिट्रेट करके, ये जैसे एम प्लेन है तो मान लीजिए एम प्लेन से ही अगर कोई इंसिडेंट बीम ऐसे आई और फिर वो इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी बीम होंगी जो कि इसको पेनिट्रेट करके वो दूसरे प्लेन पे चली जाएंगी, तो जो दूसरे प्लेन पे जाएंगी फिर वो दूसरे प्लेन से भी डिफ्रैक्ट होंगी, और डिफ्रैक्ट होकर के मान लीजिए कि वो टी डी डायरेक्शन में चली गई। तो ये इस तरह से बहुत सारे डिफ्रैक्टेड बीम्स यहाँ पे होंगी, और जितनी भी डिफ्रैक्टेड बीम्स होंगी तो वो सारे, चूंकि वेव नेचर है, डिफ्रैक्टेड बीम है, तो डिफ्रैक्टेड बीम के बीच में फिर इंटरफ्रेंस होगा। और इंटरफ्रेंस आपको पता ही है कि इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। तो अगर हमें कोई डिफ्रैक्शन पॉइंट देखना है, मतलब कि हमें कोई डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड मिलना है, तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो उस जगह पे मिलेगा जहां पे कि इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये होती है कि द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। तो यहाँ पे दो बीम दिखाई गई है, एक बीम है ए एस एंड एस बी। AS means the incident beam and SB is the diffracted beam। फिर ऐसे ही दूसरी बीम है CT and TD। तो CT इंसिडेंट बीम है और TD डिफ्रैक्टेड बीम है। तो इन दो बीम के बीच में, मतलब ये जो इंसिडेंट बीम, एक बीम ये है डिफ्रैक्टेड हो गई, और फिर ये दूसरी बीम है, तो इन दोनों बीम के बीच में क्या पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है, n मींस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। तो हमें यहाँ पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो SP है, और वैसे यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो SQ है। तो इस लाइन के अगर हम इधर देखें तो वो डिस्टेंस सेम है, और इस लाइन के अगर इधर देखेंगे तो भी डिस्टेंस सेम है। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों बीम के बीच में, पाथ डिफरेंस हुआ PT प्लस TQ। तो पाथ डिफरेंस इज PT प्लस TQ। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PT एंड TQ। तो ये जो कि दो प्लेन है, तो दो प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द इंटरप्लेनर डिस्टेंस मींस स्मॉल d। तो ये डिस्टेंस स्मॉल d है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और चूंकि ये प्लेन जो होते हैं वो पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे हमने 90 डिग्री, ये एंगल जो है ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री है। तो बाय द ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री आप यूज करेंगे, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी फिर थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस d है और ये थीटा है, तो PT क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के रूल से अगर हम लगाएंगे तो ये जो PT होगा वो इस ट्रायंगल में, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है SPT, उसमें ये हाइपोटेन्यूज हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो PT इज इक्वल टू आएगा d साइन थीटा। इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल उसी तरह से जो TQ आएगा वो भी d साइन थीटा आएगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया 2d साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यही ब्रैग्स लॉ कहलाता है। ब्रैग्स लॉ यही है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसमें d क्या है, d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द इंसिडेंट बीम, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, जो बीम है उसकी वेवलेंथ है, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जब ये कंडीशन जहां भी फुलफिल होगी वहां पे हमें डिफ्रैक्शन
एम्पलीट्यूड दिखाई देगा, और जिस जगह पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वहां पे हमें डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड नहीं दिखाई देगा। तो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में यही होता है कि क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल पे कोई भी एक्सरे बीम या न्यूट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, और फिर वहां पे एक दूसरा कैमरा कहिए या फिर कोई काउंटर होता है, यहाँ पे कोई या तो कैमरा होगा या तो कोई काउंटर होगा जो इस डिफ्रैक्टेड बीम को मेजर करता है। अगर कैमरा होगा तो वो फिल्म पे उसके पॉइंट्स दिखेंगे, मतलब इमेज दिखेगी, और अगर कोई काउंटर होगा तो वहां पे काउंट्स आएंगे कि कितने ज्यादा काउंट्स हैं वहां पे। जितने ज्यादा काउंट्स होंगे मतलब कि उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये रिलेशन है बिटवीन द d थीटा एंड लैम्डा। तो इस रिलेशन से भी आप ये देख सकते हैं कि जो d होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जो d है वो रिलेटेड होता है ABC से। यूनिट सेल में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से शो करते हैं। तो वो जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है, वो कौन सा क्रिस्टल क्लास है, उस हिसाब से D और A B C के बीच में रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन है, अगर हमें D की वैल्यू पता होती है तो उससे फिर हम उन सारे रिलेशन A B C की वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। अगर हमें D की वैल्यू पता है तो हम A B C की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। फिर D भी आपको ये समझ में आएगा कि D जब हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं तो कौन से प्लेन के बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब DHKL जब भी हम D को डिनोट करते हैं, यहाँ पे तो सिंपली मैंने D लिखा हुआ है, लेकिन D को जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा उसे DHKL की तरह लिखना चाहिए, क्योंकि केवल D लिखने से कोई मतलब नहीं है। कौन से दो प्लेन्स हैं जिनके बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, 100 प्लेन है, 010 प्लेन है, 001 प्लेन है, 111 प्लेन है, 210 प्लेन है, 120 प्लेन है, और ढेर सारे प्लेन्स हैं। तो हम किस इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके लिए D के साथ HKL लिखना जरूरी होता है। तो DHKL इसलिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, और यही लॉ हर जगह चलता है, चाहे एक्सरे बीम यूज करें, चाहे न्यूट्रॉन बीम यूज करें, या कि फिर इलेक्ट्रॉन बीम यूज करें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम कोई भी बीम यूज करेंगे, उसका जो बेसिक इक्वेशन है, मतलब डिफ्रैक्शन कंडीशन सेटिस्फाई होने की जो बेसिक कंडीशन है, वो यही है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जो कि ब्रैग्स लॉ है। अब चूंकि हमें एक्सरे बीम यूज करना है, या इलेक्ट्रॉन बीम यूज करना है, या न्यूट्रॉन बीम यूज करना है, तो थोड़ा सा हम क्विकली देखेंगे कि हम एक्सरे के वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इसका टॉपिक नहीं है, ये मेरे लेक्चर का टॉपिक नहीं है कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, ये आप लोगों ने कहीं और पढ़ा होगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस होती है, और एक्सरे जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है एक्सरे ट्यूब में, और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस रिलेशन को हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें क्या वेवलेंथ मिलेगी, ताकि हम पोटेंशियल को चेंज करके वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हमें वो वेवलेंथ चाहिए जो कि एंगस्ट्रॉम लेवल का हो। तो ये सिंपल रिलेशंस हैं ये। चूंकि एक्सरेज फोटॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये फोटॉन्स हैं और इनका रेस्ट मास 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हम रिलेशन यूज कर रहे हैं वो वेव रिलेशंस, वेव के जो रिलेशन होते हैं उसे यूज कर रहे हैं। सो लैम्डा वेवलेंथ है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन हमारे पास है, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, और इसको हम थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करें, h से मल्टीप्लाई कर दें, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये सी एच अपॉन न्यू एच हो गया। सी एच को वैसे ही रहने देंगे, न्यू एच मीन्स ई, ई इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ई इज इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब अगर लैम्डा को हमें एंगस्ट्रॉम में रखना हो, मतलब हम एंगस्ट्रॉम में अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो सी एच तो उसी सिस्टम में रहेगा जो एम के सिस्टम या एस आई सिस्टम में रहेगा, लेकिन एनर्जी को अगर हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें,
एनर्जी को अगर हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो यहाँ पे जो एक फैक्टर आ जाता है 12.4। ये 12.4 फैक्टर कैसे आता है? इस 12.4 फैक्टर के लिए हम ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट को अगर यूज करेंगे तो आप करके देखिएगा, वो फैक्टर आ जाएगा। C की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, H की वैल्यू जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं तो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। अगर उस एनर्जी को हम MKS सिस्टम में मतलब जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो CH और वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 भी रखेंगे। और अगर एनर्जी को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करें तो एक कांस्टेंट फैक्टर आता है जो 12.4 है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे रखते हैं उससे डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पता चलेगी। अगर हम इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पता चलेगी। तो अगर 10 to 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे रखा जाता है तो लैम्डा की वैल्यू लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। तो इसलिए हम एक्सरे को क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब अगर दूसरा बीम लें, दूसरी बीम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को भी यूज किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन के लिए जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, जबकि एक्सरे एज अ वेव हमने कैलकुलेट किया एज अ और यहाँ उसका मास, रेस्ट मास 0 है, पर न्यूट्रॉन का रेस्ट मास होता है। तो इसको हम एज अ पार्टिकल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल प्रॉपर्टी से। सो लैम्डा इज इक्वल टू H/P। H प्लैंक कांस्टेंट है, P इज द मोमेंटम, और फिर एनर्जी इज रिलेटेड विद द मोमेंटम एज E इज इक्वल टू P²/2m। तो यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू √2me, या फिर E को हम ये जो √2me वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/√2me आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी जो एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम एक्सप्रेस करें और फिर वही सारी चीजें करें, मतलब जो कांस्टेंट H है उसका यूज करें और m न्यूट्रॉन के जो मास है उसका यूज करें, और अगेन E 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो और E को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, और ये देखिए अंडर रूट है तो ये भी ध्यान रखना है। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो यहाँ पे भी अगर हम 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन को भी एज एन इंसिडेंट बीम यूज कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट जैसे वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू H/P, वही वाला फॉर्मूला है जो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होगा। न्यूट्रॉन में हमें मास ऑफ द न्यूट्रॉन रखा था और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है तो उसको हम एज अ पार्टिकल यहाँ पे उसको लैम्डा यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर होगा जो कि न्यूट्रॉन का प्रोसीजर था, बस केवल हमें ये चेंज करना है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन के मास की जगह इलेक्ट्रॉन का मास रखना है। तो ये जो रिलेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12/√E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें तो 0.037 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलती है। ये जो A लिखा हुआ है वो एक्चुअली एंगस्ट्रॉम है। तो 0.037 एंगस्ट्रॉम वो काफी छोटा वेवलेंथ है, वेवलेंथ काफी कम है, और जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम का है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो उससे हम बहुत ही डिटेल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख पाते हैं, या और भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं कोई और भी स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसको भी हम देख पाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से सुपीरियर होता है। तो ये 3 तरह की बीम्स हैं जिनका हम यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि टू कैलकुलेट द डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड। डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है कि अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो प्लेन्स हैं
उस प्लेन से जब कोई वेव आती है और एटम से डिफ्रैक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जाती है, तो हमें कितना उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो स्कैटर्ड वेव है या जो डिफ्रैक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, और किस जगह पे हमें एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, किस जगह पे हमें एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, वो हमें डिटरमिन करना है। और उसको डिटरमिन करके हमें फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। तो वो पूरा जो डिटर्मिनेशन होता है उसमें हम एक्चुअली स्ट्रक्चर फैक्टर निकालते हैं। स्ट्रक्चर फैक्टर यही होता है कि एक यूनिट सेल से कितना एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड हो रहा है। स्कैटर्ड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हम एक यूनिट सेल से, उसी को हम स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं या ज्योमेट्रिकल फैक्टर भी कहते हैं। तो वो कैलकुलेट करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के पहले हम थोड़ा सा फ्यूरियर एनालिसिस पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों हम फ्यूरियर एनालिसिस यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उस फ्यूरियर एनालिसिस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या एप्लीकेशन है। इसको, या जब हम अभी डिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो डिफ्रैक्शन भी कैसे फ्यूरियर एनालिसिस से रिलेटेड है। मतलब फ्यूरियर एनालिसिस, डिफ्रैक्शन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वो कैसे रिलेटेड हैं ये अब हम लोग कुछ स्लाइड्स में, 2-3 स्लाइड्स में देखेंगे। तो फ्यूरियर एनालिसिस की बात करें तो ये भी इस विषय का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि फ्यूरियर सीरीज क्या होती है, फ्यूरियर एक्सपेंशन क्या होता है। तो लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो फ्यूरियर सीरीज या फ्यूरियर एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं कि वी राइट अ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरियस साइंस एंड कोसाइंस। साइंस और कोसाइन के अलग अलग टर्म्स में हम उसे एक्सपेंड करते हैं। तो हम उसको फ्यूरियर सीरीज भी कह सकते हैं और फ्यूरियर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या है कि जिस फंक्शन की हम फ्यूरियर एक्सपेंशन करना चाहते हैं वो फंक्शन पीरियोडिक नेचर का होना चाहिए। तो अगर वो पीरियोडिक नेचर का है तो भी हम फ्यूरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक नेचर का नहीं है तो हम उसका फ्यूरियर एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि द फंक्शन शुड बी पीरियोडिक इन नेचर। और फिर हम उसे साइंस एंड कोसाइंस के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड सो ऑन, प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने इसका फ्यूरियर एक्सपेंशन किया या हमने फ्यूरियर सीरीज लिखी है। फिर एक टर्म आता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म मींस कोई ऐसा फंक्शन जो पीरियोडिक है नेचर में, उसको अगर हम इंटीग्रेट करके एक दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर दें, तो वो जो दूसरा डोमेन होता है वो एक तरह का इनवर्स डोमेन होता है जो कि उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर जो दूसरा डोमेन है अगर उसका फिर से हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो वापस वो अपने पहले डोमेन में आ जाएगा। तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल है या एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है या मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक सिग्नल को दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर अगर हम वापस चाहें तो हम उसे वापस भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अगर फिर से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करें उसका, तो हम फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट डोमेन होते हैं वो एक तरह से इनवर्स डोमेन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वेव की बात करें, कोई वेव है और वो अगर टाइम डोमेन में है और उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है अगर हम उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो टाइम डोमेन में आ जाएगा। और टाइम और फ्रीक्वेंसी कैसे हैं? वो एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन है। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनका इनवर्स रिलेशन होता है। तो जैसे कोई भी अगर सिग्नल है तो इनपुट में अगर हम उसके इनपुट का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो वो आउटपुट मिलेगा हमें। और वो जो आउटपुट होगा, मतलब अगर जो मान लीजिए ओरिजिनल सिग्नल जो इनपुट है वो टाइम डोमेन में है, अगर हमने उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा। और फिर जो आउटपुट है, अब अगर हम इसी को इनपुट मानते हुए वापस अगर हम इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो वापस फिर हमें वो टाइम डोमेन में मिल जाएगा। मींस कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो बार अगर हमने उस प्रोसेस को कर दिया तो हम वापस फिर अपने ओरिजिनल डोमेन में आ जाएंगे। तो ये एक जनरल सी बात है जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में होती है। मतलब कि एक फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए,
पहली कंडीशन, और दूसरा कि हम उसे जब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम एक ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं, मीन्स एक इंटीग्रेट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दैट टेक्स अ फंक्शन एज इनपुट एंड आउटपुट्स अनदर फंक्शन दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज इन अनदर डोमेन। तो कोई अगर पीरियोडिक फंक्शन है और उसको हम इनपुट लेते हुए अगर हमने उसका इंटीग्रेशन किया, उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, और जो वो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो फिर एक दूसरे डोमेन में होगा। जैसे टाइम है तो टाइम से हम फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से हम टाइम में चले जाएंगे। तो ये एक जनरल सी बातें हैं जो फ्यूरियर एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, या फ्यूरियर सीरीज एक्सपेंशन या फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। कि हमें ये देखना है कि जो फ्यूरियर एनालिसिस है वो कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगी। ठीक है, हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफ्रैक्शन होता है, ये हमने ब्रैग्स लॉ के थ्रू देख लिया, और फ्यूरियर एनालिसिस क्या होती है ये भी हमने समझ लिया। अब वो जो फ्यूरियर एनालिसिस है उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरह लाएंगे, या फिर उसको लाने की जरूरत ही क्यों है, तो इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कि जैसा मैंने कहा कि जब हम फ्यूरियर एनालिसिस करते हैं या फ्यूरियर एक्सपेंशन करते हैं या फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो जो फंक्शन है या जो इनपुट है दैट शुड बी पीरियोडिक इन नेचर, उसे पीरियोडिक होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो कि पीरियोडिक है? तो उसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो कि पीरियोडिक हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वही पीरियोडिक इन नेचर है। जब हम डेफिनेशन देते हैं क्रिस्टल की तो हम डेफिनेशन ही यही देते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशन इन अ पीरियोडिक मैनर। तो जो भी एटम्स हैं वो पीरियोडिक मैनर में अरेंज्ड हैं। अब जहां पे एटम्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, और जहां पे दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और जहां जहां एटम्स हैं वहां पे वो मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें, उसका मैग्नीट्यूड देखें, तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, वो भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि एटम्स, आप इमेजिन कीजिए, वन डायमेंशन की इमेजिन कर लीजिए, तो वन डायमेंशन में ढेर सारे एटम्स इस तरह से अरेंज हैं, और सारे एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, हर दो एटम के बीच में डिस्टेंस होगा a, स्मॉल a, जो लेटिस पैरामीटर है। तो a पर एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस जगह मैक्सिमम होगी। फिर जब हम 2a पे जाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम होगी, फिर हम 3a पे जाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम होगी, और उनके बीच में फिर वो मिनिमम होगी। तो वो एक पीरियोडिक, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अगर हम प्लॉट करें तो वो एक पीरियोडिक नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही है जो और भी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करेगी, मतलब कि क्रिस्टल की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट होंगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है उस क्रिस्टल की जो कि पीरियोडिक इन नेचर है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्यूरियर एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों लिख सकते हैं फ्यूरियर एक्सपेंशन में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पीरियोडिक है। और पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि वो एटम्स की वजह से होती है, और एटम्स आर अरेंज इन अ पीरियोडिक मैनर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्यूरियर सीरीज लिखा जा सकता है, या फ्यूरियर एक्सपेंशन किया जा सकता है, या उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जब हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में चले जाते हैं। अगर हम वेव की बात करें तो वेव में क्या था कि वेव में हमारे पास टाइम डोमेन है तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो हम टाइम डोमेन में चले जाएंगे। और टाइम और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड है? टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वही रिलेशन फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ है, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे वो दो डोमेन कौन से होंगे? वो जो दो डोमेन है वो हमारा डायरेक्ट स्पेस है और रेसिप्रोकल स्पेस है। मतलब कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम डायरेक्ट स्पेस में देख रहे हैं, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हम रेसिप्रोकल स्पेस में चले जाते हैं। और रेसिप्रोकल स्पेस में अगर हमें जो भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हमें जो भी आउटपुट मिलेगा, अगर उस आउटपुट का हम वापस फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हम फिर से डायरेक्ट स्पेस में आ जाते हैं। तो ये फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम करता है या अप्लाई होता है। मतलब हम डायरेक्ट स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में चले जाते हैं।
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पेस है और रेसिप्रोकल स्पेस है, और हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में कैसे जाते हैं, हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म से एक स्पेस से दूसरे स्पेस में चले जाते हैं। और हमने ये भी पता कर लिया है कि एक्सरे न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है या कोई सा भी डिफ्रैक्शन है, वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो रेसिप्रोकल स्पेस में मिलता है। और रेसिप्रोकल क्या है, वो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है। इसका मतलब कि जो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं वो पूरा का पूरा हम एक तरह से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डायरेक्ट लैटिस देख रहे हैं। मतलब डायरेक्ट स्पेस का हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न का अगर हम दोबारा से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म कर दें तो हम वापस डायरेक्ट स्पेस में आ जाएंगे। तो ये रिलेशन है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, रेसिप्रोकल स्पेस और डिफ्रैक्शन स्पेस। डिफ्रैक्शन मतलब कि डायरेक्ट स्पेस में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पेस में हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इंसिडेंट बीम है। और रेसिप्रोकल स्पेस से क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं, रेसिप्रोकल स्पेस से रिलेटेड ब्रिलियंट जोन है, रेसिप्रोकल स्पेस से रिलेटेड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है और डिफ्रैक्शन पैटर्न है। वो सब कुछ रेसिप्रोकल स्पेस में है। तो अब बिल्कुल हम इस लेक्चर के अब लास्ट में आ गए हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सपेंशन या मैथमेटिकल इक्वेशन से भी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को समझ लेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे ये थोड़ा सा 2 स्लाइड्स में समझेंगे। और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है इसके पीछे, वो मेन उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करना है। स्ट्रक्चर फैक्टर मतलब कि अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के यूनिट सेल से कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें डिफ्रैक्टेड वेव में, मतलब जो डिफ्रैक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, और वो एम्पलीट्यूड से ही हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का है। मतलब कहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, वही हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने में फायदेमंद होगा। तो वो चीज हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर उसके पहले यहाँ पे बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख रहे हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्यूरियर सीरीज में लिखते हैं या फ्यूरियर एक्सपेंशन में लिखते हैं। तो जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल पैटर्न है और जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब जो फंक्शन है हमारा वो 3 डायमेंशनल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे फॉर द सिंप्लिसिटी 1 डायमेंशनल के फॉर्म में लिखा गया है, पर इसको हम आगे जा करके 3 डायमेंशन में चेंज कर देंगे। तो ये मान के चलिए कि ये जो nx है, nx इज अ फंक्शन means कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, n represents the electron density which is a function of x. x means the space, x means the one dimensional line along the any lattice vector। मतलब a के डायरेक्शन में मान लीजिए, क्योंकि हम x लिख रहे हैं तो वो a के डायरेक्शन में हुआ, लैटिस पैरामीटर a के डायरेक्शन में ये nx। तो nx क्या है, nx means इलेक्ट्रॉन डेंसिटी which depends on the x। तो इसलिए ये एक फंक्शन है जो 1 डायमेंशनल फंक्शन है। और इसको अगर हम फ्यूरियर सीरीज में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा n नॉट प्लस समेशन ओवर p ग्रेटर देन 0, p पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और देन cp cos 2 pi px by a प्लस sp sin 2 pi px by a। तो ये जो cp और sp हैं ये भी ये p इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये जो कोफिशिएंट होता है। और अगर हम p पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो cp और sp ये फ्यूरियर कोफिशिएंट्स कहे जाते हैं। cp और sp क्या हैं, वो फ्यूरियर कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे हम p की बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जैसे 2 पाई x बाई a, फिर सेकेंड टर्म में आ जाएगा 2 पाई 2x बाई a, फिर 2 पाई 3x बाई a, देन 2 पाई 4x बाई a। ऐसे कॉस के ढेर सारे टर्म्स होंगे और वैसे साइन के भी ढेर सारे टर्म्स होंगे। तो इसलिए इसको हम इस तरह फ्यूरियर सीरीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब कि जो पीरियड है, पीरियड क्या है हमारा, लैटिस पैरामीटर a। तो अगर हम a x प्लस a कर दें तो वो फंक्शन रिपीट होना चाहिए। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका मतलब ही यही है कि अगर उस पीरियड से हम उसे रिपीट करें तो वो फंक्शन की फिर सेम वैल्यू आनी चाहिए। मतलब जो nx की वैल्यू है वही वैल्यू nx प्लस a की भी होनी चाहिए। तो ये तभी उस फंक्शन को
पीरियोडिक फंक्शन कहा जाएगा, मतलब कि वो ए पीरियड से रिपीट हो रहा है। तो इसको चेक करते हैं, और ये पीरियोडिक हो इसीलिए यहाँ पे 2 पाई पी बाई ए वाला टर्म भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको अब हम चेक करें तो nx प्लस ए की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे रख देते हैं हम x की जगह पे x प्लस ए रख दें, तो ये इस तरह के टर्म्स आएंगे, और यहाँ पे भी ये हम इसे दो भाग में लिख देंगे, एक भाग तो वही पहले वाला हो गया प्लस 2 पाई पी हो गया, जब यहाँ पे हम x प्लस ए रखेंगे। तो अब देखिए जैसे अगर cos थीटा है तो cos थीटा प्लस 2 पाई पी जब करते हैं तो cos थीटा ही आता है, और p चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो जब हम 2 पाई 1 करेंगे तो मतलब कि वो जो साइकिल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई, तो सेम एंगल आएगा। अगर हम 2 पाई 2 करेंगे तो मतलब वो जो साइकिल है वो 2 चक्कर कंप्लीट हो गई। तो जब हम कंप्लीट साइकिल कर लेते हैं, मतलब 360 डिग्री एंगल से हम जब घूम जाते हैं तो हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, और फिर cos थीटा प्लस 2 पाई पी की वैल्यू वही होगी जो cos थीटा की वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे, जो 2 पाई पी की कोई यहाँ पे मतलब नहीं हुआ, वो वही वैल्यू देगा जो कि केवल cos थीटा की वैल्यू है। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि nx इज इक्वल टू nx प्लस ए, इसका मतलब कि जो पीरियोडिसिटी है वो मेंटेन है, जो हमने फ्यूरियर एक्सपेंशन किया है वो हमने सही फ्यूरियर एक्सपेंशन लिखा है, और जो पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो मेंटेन है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब उसी चीज को हम थोड़ा डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा टर्म प्लस आई साइन थीटा प्लस साइन थीटा टर्म को अगर हम मिला के लिखना चाहें तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम nx को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, समेशन ओवर p एन पी e टू द पावर आई 2 पाई पी एक्स बाई ए, और यहाँ पे जो p है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जैसे जो सीरीज है कॉस और साइन वाली वो बहुत ही लंबी होती है, उसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। और फिर अभी हमने चूंकि 1 डायमेंशन में लिखा है, अगर हम इसे 3 डायमेंशन में ले जाएं तो हम इसे लिखेंगे nr, और जब हम nr लिखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि 3 डायमेंशन में हम चले गए, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं समेशन ओवर जी। समेशन ओवर जी का मतलब कि समेशन ओवर ऑल द रेसिप्रोकल वेक्टर्स। कैपिटल जी क्या शो कर रहा है? कैपिटल जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को शो कर रहा है। तो जितने भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स पॉसिबल हैं उन सारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को अगर लिया जाए और 1 बाय 1 उसका समेशन किया जाए, तो इसलिए कैपिटल ओवर जी, समेशन ओवर कैपिटल जी एंड देन एन जी। अब यहाँ पे np जो था उसकी जगह पे यहाँ पे ng लिखा जा रहा है, एंड e टू द पावर i g डॉट r। तो ये इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं कि इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। nr को जब हमने इस तरह से लिखा तो जो ng क्या है, ये एक फ्यूरियर कोफिशिएंट है, और फ्यूरियर कोफिशिएंट क्या है? इट इज द आउटपुट ऑफ द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनपुट है और ng क्या है? ng इज द आउटपुट ऑफ द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जो फ्यूरियर कोफिशिएंट होता है वो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट हुआ। तो अब चूंकि ये भी हम एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हमने nr लिखा है तो nr 3 डायमेंशन में है, लेकिन वो भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक का मतलब कि अगर हम थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए सिमेट्री को, जहां पे हमने लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर t बताया था कि अगर किसी भी लैटिस को टी वेक्टर से, जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है उससे अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो इट लीव्स द सिस्टम इनवेरिएंट, क्योंकि वो एक लैटिस पॉइंट से मूव करके दूसरे लैटिस पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फिर उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट पहले था वैसा ही सेम इन्वायरमेंट दूसरी जगह भी होता है। इसलिए अगर किसी भी लैटिस पॉइंट को हम लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर टी से मूव करते हैं तो वो जो ऑपरेशन है दैट इज अ सिमेट्रिकल ऑपरेशन एंड इट लीव्स द सिस्टम इनवेरिएंट, मतलब वो पीरियोडिसिटी को मेंटेन करता है। और टी कैसा वेक्टर लिखते हैं? टी जो वेक्टर लिखेंगे हम वो होगा ua प्लस vb प्लस wc, where u v w are
इंटीजर्स। तो u v w इंटीजर्स होंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेसिप्रोकल लैटिस है, अगर हम उसको 2a + 3b से अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक नया लैटिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम उसे 1.5a + 2.5b से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो कहीं बीच में ही अटक जाएगा, वो लैटिस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा और उस पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर हैं उनके रिस्पेक्ट में पीरियोडिसिटी मेंटेन रहेगी। तो इसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जैसे अभी हमने पहले चेक किया था कि nx = nx + a, उसी तरह से यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि nr = nr + t। अब यहाँ पे a नहीं लिखेंगे क्योंकि हम केवल 1 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में यहाँ लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर t आएगा। तो अब उसको करने के लिए यहाँ पे हम r की जगह पे r + t लिखेंगे और फिर इसे 2 भाग में चेंज, मतलब 2 भाग में सेपरेट कर देंगे। तो एक भाग तो वही हो जाएगा जो पहले वाला था, दूसरा हो जाएगा e⁻i_g.t। अब g क्या है? g रेसिप्रोकल वेक्टर है। और रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है? रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया 2πha* + kb* + lc*। ये रेसिप्रोकल वेक्टर है। और t क्या है? t है ua + vb + wc, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a*.a 2π आएगा, मतलब या जो भी यहाँ पे हमने 2π को लिया है कैपिटल M मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो 2π आएगा। और जहाँ पे भी अगर a*.b होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो उस तरह से उसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये मतलब कि कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻i_g.t की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। मतलब एक रिलेशन ये होता है कि e⁻i2πp, जहाँ पे p अगर इंटीजर है तो वो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 2π आ जाएगा, इसलिए e⁻i_g.t की वैल्यू 1 आएगी। तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये वही चीज हो गया जो कि यहाँ पे है, इसलिए हम कहेंगे कि nr + t = nr, मतलब कि जो पीरियोडिसिटी है वो मेंटेन है। तो हमने जो भी इक्वेशंस लिखे हैं वो सही इक्वेशंस हैं क्योंकि वो पीरियोडिसिटी को भी मेंटेन करते हैं, और इसलिए फ्यूरियर एक्सपेंशन जो भी हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो हमारा आज का लेक्चर रहा है उसमें हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट नहीं किया है। स्ट्रक्चर फैक्टर या ज्योमेट्रिकल फैक्टर वो क्या होता है? वो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड और द डिफ्रैक्टेड वे फ्रॉम द यूनिट सेल, ये होता है। और उसी से हमें क्रिस्टल, चूंकि स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव उसी को कैलकुलेट करना है। या फिर हम एटॉमिक फॉर्म फैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि एक एटम से कैसे डिफ्रैक्शन होता है उसको भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर आज हमने एक बेस बना दिया है, उसको उसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या जो उसका डेरिवेशन है उसके लिए आज के लेक्चर में हमने एक बेस बनाया है। बेस ये बनाया है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्यूरियर सीरीज, या उसका हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया कि फ्यूरियर एनालिसिस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या रोल है, क्या उसका एप्लीकेशन है, और अगर हम उसे यूज करेंगे तो किस तरह हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को रेसिप्रोकल स्पेस में देखते हैं। तो अभी जो हम शुरू से रेसिप्रोकल स्पेस पढ़ रहे थे, और मैं आपसे बार बार ये कह रही थी कि आपको भले ही शुरू में ऐसा लगे कि जब डायरेक्ट स्पेस है तो रेसिप्रोकल स्पेस पढ़ने की जरूरत ही क्या है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। डायरेक्ट स्पेस ही पर्याप्त नहीं है, हमें रेसिप्रोकल स्पेस पढ़ना जरूरी है। ये मैंने आपसे शुरू में कहा था, और क्यों जरूरी है वो अब आपको पता चल रहा होगा। क्योंकि जो लाइट बीम है उससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना पड़ेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न हम एक्सरे, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम से देखते हैं। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है हमें वो रेसिप्रोकल स्पेस मिलता है या फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में मिलता है, इसलिए हमें रेसिप्रोकल स्पेस को जानना जरूरी है। तो इन सारी चीजों के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा, और जो कुछ सिंपल स्ट्रक्चर हैं जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा। तो इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब जिसे हम एक्सटिंक्शन कंडीशन कहते हैं। एक्सटिंक्शन कंडीशन का मतलब ये होता है कि कौन सी लाइंस हमें मिलेंगी और कौन सी लाइंस हमें नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।